अरविंद जी भी अभी हमारे साथ हैं तो उनको भी दूंगा, लेकिन फिर भी एक सवाल आपसे ले रहा हूं, खाली उसका जवाब मैं चाहूंगा आप उसका जवाब दें कि आपने वक्फ बोर्ड को लेकर कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया। मैं उसी पे आपसे ले रहा हूं, थोड़ा सा उसे भी खोल लेंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर क्या पूरे देश में अलग अलग जगह शिकायतें नहीं थी? एक बात, एक बात है ना। और उन शिकायतों के बाद संशोधन हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, उसकी तो मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो विषय मेरा है नहीं और मुझे वो जानकारी भी नहीं है वक्फ बोर्ड की कि मैं उस पर कोई बहुत बड़ी बात करूं। लेकिन मुझे इतना पता है कि वक्फ बोर्ड को लेकर जगह जगह शिकायतें थी और बहुत टाइम से वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत सारे झगड़े भी थे, विवाद भी थे। शायद उसके बाद अगर संशोधन की आवश्यकता पड़े या उसे सुरक्षित करने की आवश्यकता पड़े तो पहले से वहां पर शिकायतें होती आ रही थी और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि वो 40-45 साल का पीरियड रहा होगा। नावेद भाई, राम मंदिर में शिकायत जो है वो अभी पहली बारी में आ गई है और राम मंदिर को अगर हम ये कहें कि वक्फ बोर्ड सुरक्षित कर दिया, राम मंदिर नहीं किया, तो मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दी हो गई। शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब तक कुछ लोग जेल में ना जाएं, कुछ व्यवस्थाएं खुल के ना आए और वहां पर बदलाव ना हो, तब तो ये बात बनती है कि भाई आपने हमारा तो सुरक्षित कर दिया, अपना सुरक्षित नहीं कर पाए। बस खाली मैं उतना आपसे सवाल ले रहा हूं जी। नावेद भाई, बहुत कम समय में मैं बताऊं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है जो बात मैंने कही कि दुनिया का सबसे बड़ा हाँ। जो धार्मिक स्थल बन गया वो अयोध्या बन गया, राम मंदिर बन गया। दूसरा पॉइंट मैं कहना चाह रहा था, रह गया था, अच्छा वो आपने प्रश्न कर लिया कि ये एक ऐसा राम मंदिर है, ये एक ऐसी जन्मभूमि है जिसने 4 दशक तक चंदा इकट्ठा किया, डोनेशन, आर्थिक सहयोग इकट्ठा किया। अब से नहीं, जब आंदोलन शुरू हुआ था तब से लोग अपने अपने गरीब लोग भी 10 रुपए, 20 रुपए, करोड़पति लोग लाखों रुपए देते थे कि यह आंदोलन सुचारू रूप से हो ताकि राम मंदिर बन सके। और ये लंबा कलेक्शन का सिलसिला था। उस वक्त भी शिकायत आई थी, अब से 30 साल पहले, कि चंदे में चोरी हो रही है। उसके बाद जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ या इससे पहले जब मंदिर निर्माण हो रहा था, तो शिकायत तो इससे पहले भी आ चुकी थी कि हेर फेर हुआ है। आपको याद होगा, करीब प्रमोद सर को याद होगा। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, क्या पारदर्शिता नहीं होना चाहिए थी कि कितना चंदा आ रहा है, कहां से आ रहा है? ये पारदर्शिता, ये शिकायतें ऐसा नहीं है थी। संजय सिंह ने भी ये बात जमीन के लोहे का कही थी। अब से 20-30 साल पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो इसमें चंदे को लेकर चोरी का इल्जाम लगा था। नहीं चलेगा। तो अगर पारदर्शिता पैदा कर दी जाती तो ये नौबत नहीं आती। अगर कोई वेबसाइट बन जाती कि यहां से ये आया, ये आया, ये आया, इतना बनने में, उसका ऑडिट दिखा दिया जाता जनता को, हाँ, इसमें क्या बुराई है? चलिए एक ऑडिट, सीए कर देता ना। ये एक सवाल शिकायतें है। तब भी आई थी अरविंद जी, जैसे वक्त बोर्ड में आई हाँ, हैं। अरविंद जी, आपको मैं 10 मिनट दे रहा हूं पूरी, आप 10 मिनट अपना पूरा अच्छे से बोल लीजिए, क्योंकि समय तो खत्म हो चुका, क्योंकि आज थोड़ा सा लंबा हो गया। लेकिन फिर भी अरविंद जी, एक दो चीजें हैं कि जो बात उठी है कि ये मुद्दा बनेगा, दूसरी बात कि जो चंदा आया था उसका हिसाब किताब सार्वजनिक कर देना चाहिए था, जैसे कि सभी जगह का सार्वजनिक है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में जो है चंदे का हिसाब किताब, जहां भी जो जो चढ़ावा आ रहा है वो सार्वजनिक शायद है और शायद होना चाहिए, सभी का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक तरफा बात तो होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, शिकायत हुई और कार्रवाई अभी कम हुई। जो बड़े बड़े दिग्गज हैं अभी वो उस रेंज से बाहर हैं। ये एक बड़ी चीज है जो ये बताती है कि कहीं ना कहीं इसमें जो एसआईटी है उस पर क्वेश्चन मार्क लगता दिखता है। अरविंद जी, बाकी सारी चीजें आपने ली हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर है, हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का प्रथम है और यहां पर पीडीए भी है। अरविंद जी, देखिए, पहले तो मैं इस बात से शुरुआत करूंगा, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी जी जी, बोलिए बोलिए जी। मैं इस बात से शुरुआत करूंगा कि विपक्ष के पास कितनी तैयारी है और विपक्ष कितना काम कर रहा है कि कहीं से भी यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जनमत बनता है तो उसको कितना कैच करेगा, इस पर भी बहुत चीजें निर्भर करेंगी। एक मिनट मान भी ले तो अब करना क्या होता है, आपको एक मुद्दा चुनना होता है, उस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाना होता है, बार बार ले जाना होता है, जमीन पर उतरकर आपको काम करना। ऐसा नहीं होता है कि आप रोटी बनाने जा रहे हैं, अब जैसे तवे पे आपने रोटी रखी
तुरंत आप उतार कर देखने लगे पकी है कि नहीं पकी है। फिर दूसरे तरफ आपने पलट दिया, फिर आपको लग रहा है कच्चा रह गया, फिर आप कह रहे हैं रोटी हम नहीं बनाएंगे, हमको खिचड़ी बनानी है। फिर खिचड़ी उतार के कह रहे हैं नहीं चावल दाल पका लेंगे। तो इस तरह की मेंटेलिटी रहेगी तो विपक्ष को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म काल से, चाहे वो सफल हुई हो या असफल हुई, लोकतंत्र में कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति परमानेंट सफलता मिलेगी, कितने भी अच्छे मुद्दे हों, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जनता जनार्दन है, समय समय पे बदलती है, बदलना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमोबेश अपने मुद्दों को नहीं छोड़ा और उसके पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ ने 1951 से लेकर जब तक उसका जनता पार्टी में 75 में विलय नहीं हो गया, अपने प्रमुख मुद्दों को नहीं छोड़ा। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे एक समान नागरिक संहिता का मुद्दा हो, या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा हो। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 1984 में जब राम जन्मभूमि को अपना मुद्दा बनाया पालनपुर अधिवेशन में, तो उसके बाद उसको छोड़ा नहीं, उसको असफलता भी मिली, 4 सरकारें उसकी बर्खास्त भी हुई। इवन बाबरी ढांचा गिरने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन वो अपने मुद्दों को लेकर चलती रही। विपक्ष की जो प्रवृत्ति है उसमें एक मुद्दे पर टीकने की और सतत काम करने की और प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है। मैं एक एक करके बात करता हूँ। 2014 में जब कांग्रेस हार गई तो राहुल गांधी जी को समझाया गया, उनके लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उसी के पीछ पर उतर के खेलना होगा, जैसा कि आदरणीय मौली सेठ जी कह रही थी, उन्हीं के पीछ पर उतर के उन्हीं के मुद्दों पे हराना होगा। फिर आपने देखा कि वो मंदिर एक एक जगह, सोमनाथ भी गए, महाकाल भी गए, मोदी जी जिस स्टाइल में महाकाल में प्रणाम किया उसी स्टाइल में इन्होंने भी किया, सारे मंदिरों का उन्होंने दौरा किया और 2019 में चुनाव हार गए। फिर लोगों ने कहा कि आपने गलती कर दी, ये तो हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, आपकी पीस नहीं है, आप उनके पीछ पर जाओगे तो आउट हो जाओगे। फिर उन्होंने कहा कि हिंदू बहुत अच्छा है लेकिन हिंदुत्व तो बुरा है, इस तरह का शगुफा देने लगे। अखिलेश जी को देख लीजिए, अखिलेश जी मान के चल रहे थे कि बार 17 के में जब वो हारे तो उनको ये उम्मीद नहीं थी कि हारेंगे, वो फुल कॉन्फिडेंस में थे, उन्होंने काम भी किया था। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने अलग अलग समीकरण बनाए, 17 में ही बना लिया था। 2 लड़कों का साथ पसंद है नारा दिया। कम से कम कांग्रेस के साथ आप जब गए थे तो ठीक है हार गए, आप टिके रहते, कुछ समय तक काम करते, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ वैसे दोनों अलग अलग हुए। फिर 2019 के चुनाव में हम देखते हैं बहन मायावती के साथ आ गए, बुआ बबुआ की जोड़ी बनी, हार जीत लगी रहती है। लेकिन चुनाव जैसे समाप्त हुआ, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी कि ये जो गठबंधन है केवल चुनावी गठबंधन है, आप तुरंत अलग हो गए। आपने 24 के चुनाव में देखा, 24 के आसपास अखिलेश जी कह रहे थे कि ये कांग्रेस वाले हैं, बहुत चालू है, इसको वोट मत देना। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के जो चीफ है उन्होंने कहा जो बाप का नहीं हुआ वो अपना क्या होगा। तो आपको जिनसे लड़ना है उनके खिलाफ आपका जो गठबंधन है उसमें एकता कितनी है, मुद्दों का चुनाव कितना है, उसको लेके आपके अंदर सक्रियता कितनी है, ये सारी चीजें तय करेंगे कि आप जीतेंगे या हारेंगे। नंबर 1। दूसरी बात है, हिंदुत्व का मुद्दा भी हम मान लें कि हिंदुत्व के पीछ पर आप बैटिंग करेंगे और ट्रस्ट में जो गड़बड़ी हुई है उसका दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पे कर देंगे और ये कहेंगे इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू विरोधी पार्टी है, राम विरोधी पार्टी है, ऐसा कहने की कोशिश करेंगे, फिर इतिहास खुलेगा। मैं 3 तिथियां देता हूं आपको, 1959, 1968, 1976 और 2005। वे तिथियां हैं जिन तिथियों में नेहरू परिवार का एक एक व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी, बाबर की समाधि पर ये गए। वन लाइफ इज नॉट एनफ में नटवर सिंह जी ने लिखा, इंदिरा गांधी कैसे गई। तो फिर प्रश्न ये उठेगा कि आप इतने वर्ष हो गए, राम के दरबार में तो कभी नहीं गए, लेकिन आपकी 4 पीढ़ियां बाबर के दरबार में गई है, वहां पे ट्रस्ट में गड़बड़ी हुई है, वो निंदनीय है, वो विषय उठा रहे हैं। आपके मन में राम के प्रति कितनी भक्ति है,
राम के प्रति कितना समर्पण, ये मुद्दा उठेगा। 1951 में जब मूर्तियां प्रकट हुई तो जवाहरलाल नेहरू की प्रतिक्रिया क्या थी? 1986 जब ताला खुला तो जज पांडे ने ताला खोला, उनको किस तरह से हाईकोर्ट जाने से रोका गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके नाम का सिफारिश किया था, किस तरह से उनको पीछे किया गया, ये भी उठेगा कि राम भक्तों के सीने में, निहत्थे राम भक्तों के सीने में गोलियां किसने उतारी, सरजू को लाल किसने किया। भारतीय जनता पार्टी का जो पीच है, मैं फिर कहूंगा, विपक्ष को अपने पीच पर खेलना चाहिए। वो नंगा बिजली का तार है, उसको छूने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो अयोध्या में हुआ है वो निंदनीय है, वो शर्मनाक है, उसकी सजा सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। लेकिन ये सोच लेना कि वहां कोई घटना हो गई है तो जनता अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना देगी या राहुल गांधी जी के पार्टी को बना देगी, मुझे नहीं लगता है ये संभव है। क्योंकि उसके लिए दोनों लोगों को, मैं लगता है कि जमीन पर काम करना होगा। इन दोनों पार्टियों का हिंदू विरोधी इतिहास है और इनमें एकता नहीं है, जमीन पर उतर के काम नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जो बताते हैं कि इनको सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, सफलता किसी की बपौती नहीं है। विपक्ष के लोग भी यदि जमीन पर उतर के लगातार काम करें, मुद्दों का चुनाव सावधानी से करें, उन मुद्दों पर टिके रहे और जनता के बीच में उपस्थित रहे, तो आज नहीं तो कल सफलता मिल जाएगी। लेकिन 6 महीना में आप पीडीए बनाएंगे, फिर आपको लगेगा कि पीडीए पर्याप्त नहीं है, ब्राह्मणों को भी पकड़ना चाहिए। आपका एक सांसद राणा संगा को कहेगा कि गद्दार है, इसने बाबर को बुलाया था, और फिर आप अखिलेश जी जाकर भाषण देंगे कि महाराणा प्रताप की हम सोने की मूर्ति बनाएंगे, तो किसी के दादा को आप गाली देंगे और उनके पोते की आप सोने की मूर्ति बनाएंगे, तो इसे राजपूत समाज तो खुश नहीं होगा। तुलसीदास की आप मां बहन करिए, उनको गाली दीजिए, रामचरितमानस को जलाइए और बाद में कहिए कि रामचरितमानस सांस्कृतिक ग्रंथ है। तो मैं तो केवल इतना कहता हूं कि आप राह तो एक चुन लो भाई, किस रास्ते पे चलना है। हिंदुत्व का सम्मान करना है तो करो। और मुसलमानों की आप बात करते हो, देखिए मैं हिंदू मुसलमान कभी नहीं करता हूँ। मुस्लिम समाज हो या हिंदू हो, हमारी वो एक पूजा पद्धति है, चाहे हम किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति में हो, हम सब भारतीय हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन चलिए, आपको लगता है मुसलमान पीछे छूट गया है और आप मुसलमानों की बात करते हैं, तो वो केवल करने तक नहीं होना चाहिए, दिखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कई लोगों ने कहा कि आप मुस्लिम मुख्यमंत्री घोषित करेंगे क्या? आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप पीडीए की तो बात करते हैं, लेकिन एक ही परिवार के जब 20 लोग आते हैं, आप भी उसी सदन में बैठते हैं, आपकी पत्नी भी बैठती है, आपके चाचा भी बैठते हैं, आपके भतीजा भी बैठते हैं, आपके भाई भी बैठता है, पूरा परिवार बैठता है, तो फिर वहां समाजवाद नहीं दिखता है।